अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 90 रोज़ की आइनी शिक बची न सदर मुमलिकत की दी हुई 6 नवंबर की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े कर दिया है कि 90 रोज़ में तो दूर 2023 ही इलेक्शन का साल नहीं है, बल्कि इलेक्शन का मैदान सजेगा अगले साल जनवरी में, वो भी आखिरी हफ्ते में। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में जनरल इलेक्शन की हतमी डेट तो नहीं दी, बस जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते का जिक्र किया है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में उमूमन जो इलेक्शंस होते हैं ये हफ्तावार छुट्टी वाले दिन यानी इतवार को होते हैं। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक ही संडे आ रहा है, यानी 28 जनवरी को। तो क्या पाकिस्तान में 28 जनवरी को इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ पर समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त हम जारी करेंगे। हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद फिर 54 दिन का इलेक्शन का प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमीशन के एलामिये पर निगरान हुकूमत तो अब राज़ी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब इंतखाबात की डेट देगा हम इसके लिए तैयार हैं, वो कहते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी का भी ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल नहीं दिया है, ना ही पोलिंग की तारीख दी है, बस महीना बताया है, ये काफ़ी नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने ये इंदिया दिया है कि पीपल्स पार्टी इस मामले को लेकर अदालत जाएगी या अवाम में इसका फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खिलाफ आइन करार देकर अब अदालत जाने का कह दिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, JUI हो या MQM, सब ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है। नून लीग तो बाकी सियासी जमातों को भी मशवरा देते हुए कह रही है कि अब तमाम सियासी जमातों को सिर्फ इलेक्शन की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा है तो अब तारीख भी आ जाएगी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में छाई गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अगर एक फ़ैसला कर लिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों की तरह इस फैसले से क्या वाकई खुश नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज जो फैसले कर रहा है, PDM हुकूमत ये सारे रास्ते दिखा कर गई थी, सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को देकर गई थी। आज पीपल्स पार्टी का वफ्द अपने एतराज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी गया। कमर ज़मान कायरा भी इस वफ्द में का हिस्सा थे। वहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन से, इसी पर कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, बज़ाहिर तो बाकी सब सियासी जमातें राज़ी भी हैं, मुतमईन भी हैं, और लग रहा है कि एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शंस को लेकर, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, वो किसी ना किसी हद तक ख़त्म हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रही है अभी तक? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने इंट्रो में जो कहा कि आज एक वफ्द मिला, मैं भी मौजूद था, मुझे इंतहाई अफसोस से इस बात को कंट्राडिक्ट करना पड़ रहा है और इस बात का इजहार अफसोस करना पड़ रहा है कि वहाँ मौजूद प्रेस वाले साथियों को मैंने बाकायदा वजाहत करी कि आजकल हल्का बंदियों का अमल जारी है। मैं अपने हल्के के बारे में चीजें समझने, पता करने क्या हो रहा है इसका एक इंक्वायरी के तौर पे गया था। मेरी जमात की तरफ से किसी वफद में कोई मुलाकात मेरी इलेक्शन कमिश्नर से या सेक्रेटरी साहब से या किसी से नहीं हुई, ना मैं जमात की तरफ से भेजा गया था। मुझे अफसोस है कि ये बात मैंने वहां पे मौजूद प्रेस वाले दोस्तों को बिल वजाहत बयान की और फिर भी ये खबर चल रही है, ये बहुत अफसोस। चले, आप हमारे प्रोग्राम में थे, अच्छी बात है, आपने हमारे प्रोग्राम में क्लियर कर दी है ये बात। सवालात उठ रहे थे, हमने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, सर सूरत हाल क्लियर हो गई। शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज दिन से ये खबर चल रही है, मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। अब क्या मुजम्मत करूँ? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, मैं उस पे आने लगा हूँ मैं। जी। बट मैं इसलिए मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि इससे नाखुशगवार माहौल बनता है। मेरी जमात क्या सोचेगी कि हमने तो इसे भेजा नहीं, ये क्यों गया? सही। लोग क्या सोचेंगे? मेरे लिए मेहरबानी, मैं सारे प्रेस से गुजारिश कर रहा हूँ। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है पार्टी के तौर पे
कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और ये एक आईनी तकाजा है। मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल था और है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए। जितनी जल्द इलेक्शन हो के नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाने के आसार पैदा होंगे, कुछ सामान पैदा होगा। अब उसके लिए हम एक आईनी तकाजा कर रहे थे। हमारा वफद इलेक्शन कमीशन से मिला पिछली दफा और उन्होंने भी जाके पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरा मौक़िफ़ लिया, जिसके साथ भी कुछ लोगों का व्यू है कि हल्का बंदियां जरूरी है और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होगा। हमें भी नजर अब आ रहा है कि 90 दिन वाला तो माहौल अब चला गया, बिल्कुल, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन अगर कल डेट देना चाहे तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन शायद ना हो पाए। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका ये माना है कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई चढ़ाई कर दौड़े? हुआ क्या था? इससे एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, बहस शुरू हो गई कि आज फरवरी में इलेक्शन होगा, जनवरी में होगा, नहीं होगा, अगले साल होगा, 25 में होगा, 24 में होगा। ये रोज मुबाहिसे थे, आप भी कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप अपनी डेटें शॉर्टन करें और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम जो 4 महीने में होना था वो 3 महीने में किया। और अब हम ये कह रहे थे कि आप शेड्यूल दे दें, सही, और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम का दे दें, सही। तो अगर हम जनवरी के आखिरी वीक की कोई तारीख रख के उससे पीछे ट्रैक करें तो शेड्यूल देने से एक जो गैर यकीनी की कैफियत है, जो मुबाहिसा है, ये खत्म हो जाता। हालांकि 90 दिन वाला मुतालबा तो अपनी जगह वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कम से कम मुल्क के अंदर से ये गैर यकीनी खत्म हो और सियासी अमल। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे ये काफी नहीं है, बाकायदा डेट अनाउंस होनी चाहिए थी तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी वो खत्म हो पाती? हमारा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है और इलेक्शन कमीशन को अभी इस पे अमल कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता तो वाकई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला होगा कि आप लोगों ने भी पीटीआई की तरह इनके खिलाफ अदालत जाना है, एक्शन लेना है, क्या करना है? देखिए, आपका जो सबसे बड़ा फोरम होता है ना जमातों का, वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, हाँ। इस तरह की जमातें होती है, कोर ग्रुप्स होते हैं, वो ये उन्हीं फोरम्स के ऊपर बातें होती हैं। हमारी कोर कमेटी ने पिछली दफा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो मुतल्लिका फोरम्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाएं, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, जिसमें ये इलेक्शन की डेट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो उन्होंने पार्टी ने उनको ये इख्तियार दिया। अब उनका एक प्रोसेस शुरू है और उन्होंने उनको इसमें यही था कि वो डायलॉग करने के बाद फिर अगली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में वो ये रखेंगे। अब जल्द वो उसकी मीटिंग होगी, तो इस तरह के फैसले वहीं होते हैं। लेकिन मैंने गुजारिश की ना कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता है तो ये एक इत्माम हुज्जत भी हो जाएगा और एक वाकई इससे एक इत्माद साजी हो जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त जो एक बार फिर से जो मुस्लिम लीग नून है वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, मैं जनरली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत का जो हाल है, एक आम बंदे का जो हाल है, जिस तरीके से महंगाई है, लेकिन जो एक बयानिया बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, मैं आपसे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे मुल्क में ऐसे बयानिए की ज़रूरत है या आम बंदे को सामने रख के, उसके मसाइल को सामने रख कर बयानिए को बनाने की ज़रूरत है? आपको भी पता होगा कुछ रोज़ पहले जो नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को लेकर, जनरल फैज़ को लेकर जो एक बयानिया बनाया, आज भी उन्होंने ये बात करी कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। क्या इस वक्त मुल्क में ऐसी बातों की, ऐसे बयानिए की ज़रूरत है या इलेक्शन पर फोकस करते हुए एक आम आदमी पर बयानिया बनाने की ज़रूरत है? देखिए, आपने गवर्नेंस या हुकूमत किस काम के लिए करनी है कि पाकिस्तान के लोगों को एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल, आबरू की इज्जत, उनके रोज़गार, उनका इलाज, उनकी तालीम, इन सारे कामों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और ये आप एक नज़म के ज़रिए, एक निज़ाम के ज़रिए, एक स्ट्रक्चर के ज़रिए, पॉलिसीज़ के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। खाली डायरेक्टली पॉलिसियाँ बना के तो आप लोगों को कोई कैश अवार्ड तो नहीं देंगे। अब वो पॉलिसियाँ क्या होंगी? उस पॉलिसी की इब्तिदा होगी फेयर एंड फ्री इलेक्शन से। हाँ।
अगर कोई ये कह रहा है कि माजी में होने वाले इन गुनाहों का हिसाब होना चाहिए, तो वो भी एक निजाम को दुरुस्तगी का एक तरीका है कि आइंदा के लिए ये रास्ते बंद। लेकिन जो पॉलिसियां बनेगी, अगर कोई जमात कह रही है कि माजी में हमारी हुकूमत थी तो हमने ये मसाइल थे मुल्क के, हमने हल किए, वो रिकॉर्ड कौम के सामने है। पीपल्स पार्टी भी कौम के सामने अपना रखेगी कि हम जब 5 साल हुकूमत में थे हमने क्या किया। मुस्लिम लीग भी रखेगी, पीटीआई भी रखेगी, बजाय इसके कि हम दूसरों पे मडस्लिंगी करें। हम अपने अपने किरदार को कि हमें मुल्क किन हालात में मिला था, हम किन हालात में आगे लेके गए थे, और अगर ये सिस्टम चलता, साजिशें ना होती, निजाम को चलने दिया जाता तो बेहतरी आ जाती। और ये बेहतरी ग्रेजुअल होनी है। ये जो खान साहब ने दिया था ना तसव्वुर कि मैं यूं जाऊंगा और 200 अरब डॉलर जो पाकिस्तान का बाहर पड़ा है वो ले आऊंगा और 100 अरब डॉलर मुंह पे मारूंगा, तो ये वाला जो शराब होता है, इस शराब से मसाइल हल नहीं होते। लिहाजा आपने अपनी पॉलिसीज के साथ ही पाकिस्तान की इनकम बढ़ानी है, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को बढ़ाना है, अपनी मैन पावर को ट्रेन करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, साथ ही साथ अपने अपने दिफा को भी मजबूत करना है। इस वक्त मुल्क के अंदर तो फिर क्या सूरत हाल है। सही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या आखिरी गुजारिश जी जी कि ये जो पॉलिसीज बनती है ये मैनिफेस्टो की सूरत में आती है, तो हर जमात अपना ये मैनिफेस्टो कौम के सामने रखेगी और इसमें कोई मजायका नहीं है। इन्हीं मैनिफेस्टोज के जरिए, इन्हीं पॉलिसीज के जरिए अवाम के मसाइल, भले वो बिजली के हों, सस्ती बिजली के हों, रोजगार के हों, कारोबार के हों, ज़राअत की बेहतरी के हों, मजदूरों के हालात बेहतर करने के हों, गुर्बत के हाथ में, ये सारे काम इसी के जरिए ही होने होते हैं और दुनिया में कोई जरिया नहीं है सिवाय पॉलिसियों। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर इंडोर्स करती है इस बात को कि वाकई माजी में जो हुआ, जिस तरह हुकूमतें गईं, गिराई गईं या साजिशें हुई, इन शख्सियात का एहतसाब होना चाहिए, कल को कोई और भी शिकार हो सकता है? देखिए, कोई भी पार्टी शिकार तो सबसे ज्यादा इसका शिकार रहे। हाँ। हम तो सबसे ज्यादा, हम तो अदलिया का भी शिकार, तो कत्ल हुए, बार बार हुए, क्या नहीं हुआ। हर दौर में हमारे खिलाफ साजिशें हुई, हमने फिर भी बर्दाश्त किया और हमने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, मोहतरमा की इस फिलॉसफी को, उसी को लेके चले। ये एक सीरियस इशू है, इसके ऊपर मैं अपनी जाती राय नहीं दे सकता, मैं जमात के साथ ही बात करूंगा और मेरा ख्याल है सीईसी के अंदर ही इस पर डिबेट होगी। अगर हुई तो फिर ही पार्टी अपनी राय दे सकती है, मैं इस पे ऊपर इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर सकता। जाहिर है हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है, लेकिन कुछ इश्यूज कॉमन हैं सारी पार्टियों के, जो जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, नून लीग कर रही है, अब तो तहरीक इंसाफ भी उन्हीं मसाइल का शिकार है। तो अपने मैनिफेस्टो को एक साइड पर रखते हुए कुछ ऐसे मसाइल जो सारी पार्टियां जिनका शिकार रही हैं या हुई हैं, इन पर सबको यकजा नहीं होना चाहिए? हम तो हर दौर में होते रहे। आप याद कीजिए, मार्शल लॉ के खिलाफ सारी जमातों को इकट्ठा किया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने एमआरडी की शक्ल में, फिर एआरडी की शक्ल में, फिर हमने अपने दरमियान, हमारे और मुस्लिम लीग के दरमियान बहुत जमहूरियत किया। और फिर जब इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आ गया, बुरा वक्त आ गया और उन्होंने अपनी गलती से सारे हालात पैदा कर लिए, उस वक्त भी 9 मई से पहले ये पीपल्स पार्टी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने डायलॉग के अमल का आगाज किया। आपको इल्म है कि हमने अपने इत्तेहादियों को राजी किया, अपने जमात को राजी किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ना आती दरमियान में तो सिर्फ अब इमरान खान साहब से मीटिंग थी, बट इवन देन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद मुलाकातें हो गई, उसमें हम बहुत नजदीक पहुंच गए थे। यही उस वक्त भी तकाजा बाकी रह गया था कि इलेक्शन, असेंबलियां तोड़ने की डेट क्या होगी। उस वक्त भी डेट ही बाकी सारा कुछ तय हो गया था और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आपको याद होगा कि वो विड्रा कर गए, मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि ये 14 मई को अगर असेंबलियां तोड़ते हैं तो ठीक है, वरना वापस आ जाओ। वहां से ये सारा कुछ खत्म हुआ। बिलावल साहब ने तो असेंबली में खड़े होके कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। तो ये हमारी तरफ से तो इस ख्वाहिश का और कोशिश भी होती रही, गालियां खाते रहे, रोज गालियां देते रहे खान साहब, फिर भी हमारी कोशिश रही कि कोई अकले कुल नहीं होता, इज्तिमाई शऊर, इज्तिमाई दानिशी मसाइल का हल है। लेकिन ये खान साहब की तरफ से हमेशा इससे एतराज हुआ। इसका कोई दूसरी राय नहीं कि हाँ, ये डायलॉग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के
जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, उनके ऊपर बैठ के प्रिंसिपल तय हो जाने चाहिए और दोबारा हमें नए सिरे से एक आगाज करना चाहिए इस रूह के साथ कि कोई भी इदारों को भी बिठाइए कि कोई भी अगर लाइन क्रॉस करेगा तो हम सारे उसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक रोज़ पहले शहबाज शरीफ जो लंदन से पाकिस्तान वापस आए, अभी सही उनके पैर ज़मीन पर लगे ही नहीं थे कि उनको वापस जाना पड़ गया। फिर मरीम नवाज़ भी लंदन पहुंच गई हैं। हमें पता है पिछले 2 रोज़ से जो नवाज़ शरीफ एक बयानिया बना रहे हैं जनरल बाजवा को लेकर, जनरल फैज़ को लेकर, जस्टिस एजाजुल एहसन को लेकर कि उनका एहतसाब होना चाहिए, उनकी अच्छी हुकूमत चल रही थी, मईशत उनके दौर में मजबूत थी, रुपया भी तगड़ा था। वो अपने दौर की सारी कारकर्दगियों को गिनवाते हुए सारा जिम्मेदार ठहराते हैं उनको इक़्तिदार से निकालने का। इन शख्सियात को वो कहते हैं कि इनका एहतसाब होना चाहिए। आज भी उन्होंने यही कुछ बात की है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि जब से उन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू किया है तो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से पैगाम दिया गया है। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ एक अहम पैगाम लेकर वहाँ गए हैं नवाज़ शरीफ साहब को देने कि आप इस तरह का बयानिया ना बनाएं। ये बिल्कुल नाज़रीन ये वही बयानिया है जब नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया था। फिर जब उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की मुझे क्यों निकाला को लेकर, इन्हीं शख्सियात के वो नाम लेते थे, इन्हीं के एहतसाब की बात करते थे। फिर लंदन से भी जब वो कॉन्फ्रेंस करते थे तो इन्हीं शख्सियात को वो तनकीद का निशाना बनाते थे। आज 3-4 साल के बाद एक बार फिर से ये शख्सियात उनके निशाने पर आ गई हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो शहबाज शरीफ का रवैया इन शख्सियात को लेकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो जाते जाते जनरल बाजवा का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, मईशत की मजबूती या मईशत को संभालने का जो सारा क्रेडिट है वो भी जनरल बाजवा को वो देते हैं। तो ये जो तजाद है नवाज़ शरीफ साहब की सोच में इन शख्सियात को लेकर और शहबाज शरीफ साहब की सोच में, ये तजाद क्यों है? क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब यही एक पैगाम देने गए हैं नवाज़ शरीफ साहब को? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन के ब्यूरो चीफ हमारे गुलाम हुसैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम शाजिया, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। गुलाम हुसैन, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक वापस इसीलिए जाना पड़ा कि नवाज़ शरीफ साहब जो एक सख्त रवैया अपना रहे थे बाजी की इस्टेब्लिशमेंट को लेकर और कुछ जजेस को लेकर, उनको ये पैगाम लेकर जाना पड़ा कि आप ये जो है ये रवैया, ये बयानिया ना अपनाएं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की सोच बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है कि उनकी इदारों को लेकर एक मुफाहमाना सोच है और जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो भी वहाँ पर है। और क्या ये भी बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के आने का प्लान भी कुछ आगे पीछे हो रहा है? देखें, जो प्लान के हवाले से पहले मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग के यहाँ पर रहनुमा है और खुसूसन जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है और ये कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे और उसके लिए जो है वो तैयारियां हो रही हैं। मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या सराइयाँ हैं और आप जो है वो एक दिन पाकिस्तान में ठहर के दोबारा जो है वो आपको तलब किया गया, तो इसकी वजह क्या है? तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे मशावरत के लिए बुलाया गया है क्योंकि कानूनी टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उनके साथ जो हतमी मशावरत करनी थी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें कानूनी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। तो वो हमने आज सारा अपना प्लान जो है वर्कआउट कर लिया है और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आवर प्लान 21 क्या बाज़ाहिर यही वजह लगती है? कानूनी मामला तो कानूनी टीम ने देखने हैं, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो उन कानूनी पेचीदगियों को या उन चीज़ों को नहीं डील कर सकते जो कानूनी मामलात है, वो तो कानूनी टीम देखती है, या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पर्दादारी है? बिल्कुल शादिया, जो आपको लग रहा है बिल्कुल मुझे भी वही लग रहा है कि कानूनी पेचीदगियों के अलावा कोई मसाइल और भी हैं, लेकिन जाहिर है वो मीडिया के सामने उनका तज़किरा नहीं करे। लेकिन हमें ज़राए ने बताया कि अजलास तकरीबन 5 घंटे जो है वो अंदर जारी रहा, जिसके अंदर जो है वो 2-3 मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल थे, जिनके अंदर
बरजीश ताहिर भी थे, और जो है वो रहील अस्कर थे, उसके अलावा तलाल चौधरी थे, आबद शेर अली थे, और यहाँ जो उनके कानूनी मशीन है बैरिस्टर अमजद वली, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो काफ़ी जो वहाँ पर गुफ्तगू शनीद हुई, और जो मैं ये आपको कहूँगा कि एक ढके छुपे अल्फाज के अंदर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसको जो साबिक वफाकी वज़ीर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि जो 14 माह के अंदर हमने हुकूमत की है उसका हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक के अंदर रद्दमल का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक ऐसे बयानी के साथ जाना पड़ेगा कि जिसके अंदर जाकर हम पब्लिक का जो वोट गेन कर सके, जो हमें वोट बैंक मिल सके। तो वहाँ पर उन्होंने ये मशवरा भी दिया गया कि आप 100 रोज़ा प्लान तरतीब देकर जो है वो इंतखाबी मैदान के अंदर उतरे। जब मियाँ नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, और इनका प्लान ये है कि मियाँ नवाज शरीफ उसके बाद मीनार पाकिस्तान पर जो है वो जलसा करेंगे। यही मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि क्या पार्टी क़यादत में इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर भी इख्तलाफात है? कुछ लोग पार्टी में ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान लेकर आया जाए। जो पहले कह रहे थे 10 लाख जो लोग होंगे, कारकुन होंगे, वो अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे और रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान लेके जाएंगे। फिर बाद में ये कहा गया नहीं जी, शादियां होती हैं, लोग डिस्टर्ब होंगे, एम्बुलेंसेज और रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। फिर ये उज़र पेश किया गया। क्या इस चीज़ को लेकर भी पार्टी क़यादत में इख्तलाफ हैं? कुछ लोग वाकई ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान लेकर जाया जाए। बिल्कुल, मैंने जब मुस्लिम लीग की कुछ रहनुमा जो हमारे दोस्त हैं उनसे पूछा कि इख्तलाफात हैं, तो उन्होंने कहा कि इख्तलाफात नहीं है, ये इख्तलाफ राय है। 2-3 किस्म की राय पार्टी के अंदर पाई जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एयरपोर्ट उतरे, कुछ करीबी लोग उनका इस्तकबाल करें, तो वो उसके बाद मीनार पाकिस्तान आकर जो है वो जलसा करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो समझते हैं कि हम इतने बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि हम जुलूस की सूरत में मियाँ नवाज शरीफ को रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान लेकर आएँ और वहाँ पर उनका एक खिताब करें, जहाँ वो एक अपना पूरा चार्टर पेश करें कि वो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, अगर उनकी हुकूमत आती है, तो वहाँ को किस तरीके से रिलीफ देंगे। तो ये इख्तलाफ, इसमें अभी तक हतमी फैसला नहीं हो पाया। ये मैं आपको बताऊँ, अभी तक जो है वो ये विंडो ओपन रखी हुई है। उन्होंने बकाया कुछ मामला तय पाए हैं, और लेकिन ये तय है कि 21 अक्टूबर को ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इस प्लान में कोई चेंज नहीं है। इसका ये भी मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कहा कि 21 अक्टूबर को ही मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये पूछा कि मियाँ साहब ये बिल्कुल हतमी डेट है, इसके अलावा चेंज नहीं होगी, तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को ही आएंगे। तो हमें तो यही है कि 21 अक्टूबर की डेट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बताऊं कि कुछ जो है वो मुस्लिम लीग की रहनुमा ही अंदर की बात वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरी दिनों के अंदर आकर इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है। और तब्दीली आने की वजह है कानूनी मसाइल ही हैं, कानूनी पेचीदगियां ही हो सकती हैं। बिल्कुल, कानूनी पेचीदगियां भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का कानूनी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तबका ऐसा भी मौजूद है कि जो ये कहता है कि अगर ये कानूनी मसाइल हल किए बगैर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं तो ये एक तासर उभर जाएगा कि इनकी जो है वो एक डील हो चुकी है जिसके नतीजे में आए हैं। तो इसलिए वो डील का तासर भी नहीं चाहते कि डील का तासर आए। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से मैं कहूँगा कि मकबसे का शिकार है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए कि डील का तासर भी ना जाए और हम जो है वो पाकिस्तान आकर जो है वो अपनी सियासत में भी हिस्सा लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो लंदन से गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने जब नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी तो ये बात उसी वक्त वाज़े हो गई थी कि अवाम इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद ही होंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में अब मसरूफ़ है और इसी वक्त को सामने रखकर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ये चहमगोइयाँ तो दम तोड़ गई हैं कि पाकिस्तान में 6 महीने या 1 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। सब सियासी हल्के ये जानते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में तो अब नहीं हो सकते और इसका फ़ैसला भी खुद ही कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि अब ये पॉइंट स्कोरिंग क्यों
की जा रही है। होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन के करीब आते ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने इंतखाबी मंशूर दें जिनमें अवामी मसाइल को हल करने का प्लान हो, मगर सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातें अवामी मसाइल को एड्रेस करने की बजाय अपना अपना खुद साख्ता एक बयानिया बनाने की दौड़ में लगे हुई हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें अमली मंशूर देने की बजाय रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने को क्यों तरजीह देती हैं, जिससे ज़ाहिर है एक आम आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ख़ासकर जब आपकी जो मुल्क की इकॉनमी हो ये कमज़ोर हो और आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो, तो फिर ऐसे बयानिए की अहमियत क्या रह जाती है। मैं बात करूंगी कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, बज़ाहिर ये लग रहा है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने जब से ये ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते पे इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है करवाने का, ना ही पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है। क्यों? दरअसल हमारी सियासी पार्टी ने होमवर्क नहीं किया, वो अपने सियासी बयानियाँ बनाते रहते हैं, इसलिए उनके बयानियाँ बनाने से उनको टाइम नहीं मिल रहा। ज़ाहिर जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ऐलान जारी कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के सरबराह ने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने भी बार बार ये कहा था कि 24-25 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। जब आपने 30 नवंबर को जब आपने हल्का बंदियां मुकम्मल करने का नोटिफिकेशन होने के बाद, तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है ये 50 के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। तो कानूनी और आईनी जो उसकी हर रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो कोई रास्ता बाहर नहीं है, इंतखाबात तो हो जाने हैं, लेकिन सियासी बातें जो है वो अपने अपने मंशूर बनाने की बजाय वो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, अभी कायरा साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल तब खत्म होनी थी जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा एक शेड्यूल देकर डेट अनाउंस करता। उन्हें कानून का नहीं पता। आज उनको ये पता, उनको पढ़ाएं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बड़े अच्छे फिलासफर तो जरूर है, लेकिन लायक का कानून हम बताते रहते उनको। जो सेक्शन 57 है उसमें लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कागजात नामजदगी कब दाखिल कराने हैं, तो इतराज़ात कब होने हैं, सारे मामला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब एक डेट मुकर्रर कर दी इलेक्शन पाकिस्तान के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो तो स्टेप बाय स्टेप होता है। वो होता है जब वो शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन डेट तो बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। वो 50 दिन का स्टेप बाय स्टेप है। 28 दिन मिलते हैं अपने आप में इलेक्शन कैंपेन के लिए, और 22 दिन मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं प्रिंटिंग के लिए बैलेट पेपर की। और सारा तरीकेकार सेक्शन 57 में महफूज है, बताया गया है बार बार। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम शकूक व शबाब दूर कर दिए हैं कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं, जो कि हमारे इतला के मुताबिक 24-25 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो अभी अपने मंशूर बनाएं, अपने अवाम में जाएं, रैली निकालें। लेकिन जो तहरीक इंसाफ अदालत जा रही है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो अक़वाम में मुतहदा चली जाए। सुप्रीम कोर्ट जाना क्या करना है, अक़वाम में मुतहदा जाए। वो जगह हमारे हम वो सिरना होटल में ही है, बहुत बड़ा दफ्तर है अक़वाम मुतहदा का, वहाँ तशरीफ ले जाए, वहाँ उनको खिदमत में दरख्वास्त दे दें। घर के मसाइल घर में ही हल होने चाहिए, दुनिया पड़ोसी देखें तो तमाशा लगता है। देखो कमाल बात है, जब ये शेड्यूल जारी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मामला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, जस्टिस फायिसा साहब, वो पढ़ के हंसेंगे कि अभी तुम तो मेरे पास आ गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस जारी कर दिया है, बता दिया कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं, तो आप हमारे पास क्या लेने आ गए। बाकी जो 90 दिन की जो थे वो मामला खत्म हो चुका है। 90 दिन का जो था वो इसलिए कि इलेक्शन यही 90 रोज को लेकर ही तो ये पार्टीज शोर मचा रही हैं कि आईनी शिक का तो ख्याल नहीं किया गया, जो कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, उसको तो सबोटाज किया है। वो बताइए उन्हें कि जनाब जो वो तो आर्टिकल 224 तो बाद में आता है, पहले तो आर्टिकल 51 क्या कहता है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि जब आपने मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो लास्ट में मर्दमशुमारी के नतीजे की रोशनी में कॉन्स्टिट्यूंसी में रद्द-बदल किया जाएगा। इसका मतलब आपको लगता है कि सियासी जमातें इसमें बराबर की कसूरवार हैं, इन्हें नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर देना चाहिए था? फिर नहीं, वैसे आमतौर पर ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं,
मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आखिरी हफ्ता कहने की बजाय एक तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए थी कि 24-25 जनवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। ये हमेशा होता अच्छा, है। इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करने के पीछे इसको हम कंफ्यूजन कह सकते हैं या कुछ काम होना अभी बाकी है? कुछ चीजें तो हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर सका, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, बात जब जितना मुतालबा हो जा रहा है तब जब जनरल याहिया खान ने जब 1 जुलाई 69 को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कौम से खिताब में कि इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 में होंगे, यानी 1 साल पहले उन्होंने डेट बता दी थी। अब अगर हमारे मुल्क में जब ये चल रहा था मामला, तो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब असेंबली डिजॉल्व करते हैं 90 दिन के या 60 दिन के पहले, तो वो डेट देते रहे हमेशा के लिए फलान डेट को इंतखाबात होंगे। लेकिन जब ये नया एक्ट बन गया जिसमें तब कहा गया जी इलेक्शन कमीशन ने डेट मुकर्रर देनी है, तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि डेट दे दें ताकि आवाम के अंदर ही हो जाएगी 24 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी, जो भी कुछ है वो डेट दे चाहिए। बाकी इसका जो स्टेप बाय स्टेप है ये बात नहीं है, डेट देनी चाहिए। आखिरी हफ्ता तो 28 जनवरी आ रहा है ना, और अमूमन संडे को इलेक्शंस होते हैं, तो जरूरी नहीं है, वो तो हॉलीडे हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन आमतौर पर जो है ये इलेक्शन जो है बेहतर तो यही होता है ना, अगर आवाम ने वोट देने के लिए निकलना है, ये 50 दिन के अंदर अंदर होना है, ये 50 दिन और 55 के दिन के दरमियान होना है। तो जो डेट बनती है वो 23-24 जनवरी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसके बाद तो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं, भी मुकम्मल होना है। ये सारे इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे और सियासी पार्टी नुमाइंद रहें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सही। कमर दिलशाद साहब, ये जो नैब केसेस दोबारा से खुल गए हैं, जाते जाते बंदयाल साहब जो फैसला करके गए हैं नैब तरामीम को कलअदम करार देकर, तो इतने केसेस खुल गए हैं कि एहतसाब अदालत के जज साहब को ये कहना पड़ गया आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। तो जिस तेज़ी से केसेस भी निमट रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन इस तरीके से हो पाएंगे अगर इसी तरह दोबारा नैब की तरफ से गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, फिर सारी चीज़ें दोबारा बहाल हो गई हैं, जो नैब का पुराना कानून था रिमांड वगैरह को लेकर, तो आपको लगता है कि फिर इलेक्शन ऐसी सिचुएशन में हो पाएंगे? नहीं, ये बात दुरुस्त है। इस पे तो वाकया एक नया एक मामला पैदा हो गया है। अगर इस अंदाज से 700-800 के लगभग ये तमाम सियासी रहनुमा जो हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, तो इलेक्शन पर तो असर पड़ेगा। ये तो बड़ी बात है। 90 रोज का जिस्मानी रिमांड, तो आप देखें ना, इलेक्शन भी सर पर खड़े, और ऐसी अगर गिरफ्तारियां हो जाती हैं 90 रोज का जिस्मानी रिमांड, इलेक्शन कौन लड़ेगा? नहीं, इस पर एक बड़ी अहम बात है कि चीज जस्टिस उमर बंदियाल के दस्तखतों से ये जो है ये 3 रुकनी बेंच में से जो फैसला आया है, इसमें एक ने मुखालफत भी की है, 2 रुकनी बेंच बन जाए, जैसे ही बन जाए, ये बहुत अहम फैसला है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो फैसला आता है, तो उसको किसी तरीके से भी उसको कलअदम करार देना या मुअत्तल करना जो है, ये बहुत ही मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन आईनी और कानूनी मामला है, वो नहीं हो सकता। ये फैसला फाइनल है जो जस्टिस उमर बंदियाल साहब जाते जाते करके। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, इसका इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा? वही होगा कि तमाम सियासी जमातें ये जब तमाम अदालतों में जाएंगी, जो बड़े बड़े रहनुमा जो सारे जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान से वो कहते हैं हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम इंतखाबात करवा देंगे, इनके पास जो भी कागजात नामजदगी आएगी वो भी उसके मुताबिक हम चेक कर लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, लेकिन हमारे इन मुकदमात से इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में हमें यही इत्तला मिली है कि हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अदालतों में जाएं, नैब पे जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन हम अपने वक्त पे इंतखाबात करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब आते, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अब तो सारी दुनिया बोल रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत अपनी एजेंसियों के हाथों आज बदनाम होकर रह गया है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल इंडिया के गले पड़ गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह के कत्ल पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जून में कत्ल होने वाले
खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जिसे कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अब खोल कर बताया है, पूरी दुनिया को बताया है कि इस कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट्स मुलव्विस हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि हमारे पास इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इस कत्ल के पीछे भारत बतौर रियासत मुलव्विस है। कनाडा के बाद तमाम बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया इस मामले पर भारत से तहकीकात में ताउन का कह रहे हैं, मगर भारत हमेशा की तरह हठधर्मी से ही काम ले रहा है। और अब कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी अपनी इंतहाओं को पहुंच चुकी है। कनाडा ने भारतीय सफ़ीर कोर में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्टेशन हेड को मुल्क से निकाला और जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन सफ़ीर को अपने मुल्क से भारत से निकाल दिया है। नाजरीन, ये कोई पहला मौका नहीं है कि भारत ने खालिस्तान तहरीक के हामी रहनुमा को टारगेट किया है, बल्कि वो पिछले काफ़ी अरसे से इस मिशन पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले कुछ अरसे में 15 से ज़ायद सिख रहनुमाओं को मौत के घाट उतार चुका है। मई और जून में 2 सिख रहनुमाओं को बरतानिया में कत्ल किया गया। 6 मई को लाहौर में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा परमजीत सिंह को कत्ल किया गया, जबकि मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल भी इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हम तो भारत को भुगत रहे हैं, आज सारी दुनिया को भी भारत की असलियत का पता चल चुका है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि भारत का ये रवैया पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान तो एक कमज़ोर मैशत है, लेकिन क्या कनाडा के इल्ज़ामात के बाद दुनिया भारत के साथ अपने ताल्लुकात को रिव्यू करने पर मजबूर हो जाएगी? हालिया वाक़े के बाद जियोपॉलिटिकल असरात क्या हो सकते हैं, दुनिया इस पर क्या एक्शन ले सकती है? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, अब तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के हाथों ना तो मुसलमान महफूज हैं और ना ही सिख महफूज हैं। अब जो भारत और कनाडा के दरमियान हरदीप सिंह के कत्ल को लेकर जो एक सिफारती कशीदगी में इजाफा हुआ है, आपको लगता है कि दुनिया इस मामले पर भारत को मजबूर कर पाएगी? ऑल्दो जस्टिन ट्रूडो कह चुके हैं कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं इस बात के, क्या भारत पर इसका कोई असर होगा? देखिए, भारत पर यकीनन इसका असर होगा, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बेलगाम थी। उनका ख्याल था कि उनकी जितने भी बैनुल-अक़वामी रवाबत हैं उसकी बुनियाद पे वो जो कुछ भी करेंगे उसके लिए उनको कभी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह की है कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी मुल्क रियासती दहशतगर्दी करे, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि उसकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो बाकी ममालिक में भी करे या दूसरे ममालिक के अंदर भी दरअंदाजी करे, और अगर करता है तो ज़ाहिर है फिर उसका खमियाजा भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान भी इस हवाले से भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर चुका है, दुनिया को इस हवाले से डोजियर्स भी दिखाए जा चुके हैं, तो उसका भारत को क्यों कभी असर नहीं हुआ? दुनिया ने इस मामले को इतना संजीदा क्यों नहीं लिया? क्या वजह सिर्फ एक ही है, मैशियत मैशियत मैशियत? इस वजह से पाकिस्तान की कभी दुनिया ने बात नहीं सुनी क्योंकि एक हम कमज़ोर मैशियत के हामिल हमारा एक मुल्क है? नहीं, देखिए, हमारी मैशत कमज़ोर नहीं है, हमारी मैशत शायद बेतरतीब ज़रूर है। हिंदुस्तान इसके मद्दे मुकाबल जो है अपनी मैशत को बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर सिर्फ मतलब एक तरह से फ़रोश कर चुका है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को जो है मेक इन इंडिया इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है माहिदे किए हैं, जिसके तहत हिंदुस्तान की जो तजारती और माइशी मुस्तक़बिल है उसने मगरब के साथ लिंक किया है। जब आप मगरब के साथ लिंक करते हैं तो ज़ाहिर है उसका एक फ़ायदा ये था कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो उनका फुटप्रिंट था वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनकी भी बहुत सारी जो खाम ख्याली और बिलखसूस इस किस्म के तमाम करदार था उस पर दुनिया जो है दूसरी तरफ देखती रही। लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त ज़रूर आता है जहाँ उनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या वो लीडर रहेंगे उन तमाम नुकात की जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आइंदा सदी को तरतीब देना चाहते हैं, यानी कि लिबरल ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और इस तरह की तमाम तर चीज़ें, या वो मईशत या अपने इक़्तिसादी और अपने स्ट्रेटिजिक मफादात की वजह से हर चीज़ पर से पुश डाल देंगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से फ़ैसला था जो कनाडा की सरबराही में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हुआ है,
और अभी तो सिर्फ आगाज़ है, अभी हिंदुस्तान पे इसका प्रेशर भी पड़ेगा। और रेजोल्यूशन 1373 जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, जो कहती है कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं है, उसकी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई भी की जा सकती है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी, कोई फ़र्द वाहिद किसी कत्ल में मुलव्विस हो, कोई गिरोह मुलव्विस हो, उसकी सज़ा फांसी होती है, उम्र कैद होती है, लेकिन जब कनाडा कह रहा है कि भारत बतौर रियासत इस कत्ल में मुलव्विस है, तो इसकी सज़ा यही है कि पूरी दुनिया भारत का इस हवाले से बायकॉट करे, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दे भारत पर हर तरह से। ये भारत की सज़ा है? देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 1373 है, उसके मुताबिक ना सिर्फ कोई भी मुल्क अगर किसी बैन अक़वामी दहशतगर्दी करता हुआ पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी पाबंद किया जाता है। इसी तरह ये सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियों तक बात नहीं रुकती, उसके आगे जो है उनके ख़िलाफ़ खुले ऐलान जंग भी हो सकता है। अगर आप देखें तो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके ऊपर, जिनकी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, इनकी इंटेलिजेंस के ऊपर जो है सैंक्शंस भी लगी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के लिए जो है अभी बाकी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो दौर है कि कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम, जो मजबूत मैशियत के हामिल मुल्क हैं, दुनिया उसी के साथ चलती है, तो भारत की नो डाउट एक बड़ी मंडी है। जिस तरह आप भी अभी बता रही थी, अमेरिका के भी मुआहदे हैं, दूसरे मगरबी ममालिक के भी मुआहदे हैं, यूरोप के भी मुआहदे हैं, तो क्या दुनिया ये अफोर्ड कर पाएगी भारत के साथ पाबंदियों को? देखिए, तिजारत जो है दो तरफा हथियार होता है। हाँ। ये नहीं होता कि सिर्फ उनको हिंदुस्तानी मंडी तक रसाई की ज़रूरत थी इन तमाम हरकत से, वो हिंदुस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना चाहते थे अपने इक़्तिसादी मफाद को तरजीह देने के लिए या उनको वसअत देने के लिए। तो ये चीज़ एक बुनियाद है जो किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का बनती है, और ज़ाहिर है उसके अंदर जो है वो चाहते हैं कि कम से कम चीज़ें जो हैं कम से कम कीमत के ऊपर उनको मिलें और उसकी जो कॉस्ट है वो हिंदुस्तान जो है उठाए। ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि आपकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जब वो एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं तो फिर उनकी जो मफाद हैं, उनकी जो नुक्ता नज़र है, वो भी आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट करती है। तो हिंदुस्तान की जो इस वक्त खारजा पॉलिसी है, हिंदुस्तान की जो तमाम तरतीब है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये इतना आसान नहीं होगा कि सिर्फ मईशी बुनियाद के ऊपर या स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाई है और जो उनकी बेलगाम या आप एक तरह से कह सकते हैं रोग जो है कार्रवाइयाँ हैं, इन सारों को जो है पसे पुश डाल दिया जाए। अगर वो रियासती दहशतगर्दी कह रहे हैं तो जाहिर है जब किसी भी स्टेट एजेंसी जो है किसी दूसरे मुल्क में जाके कत्ल व गारत करती है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है और इस किस्म के काम करती है, तो जाहिर है उसको सिर्फ आम नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक अलायंस ज़रूर बनेगा और हिंदुस्तान पर प्रेशर और दबाव भी बढ़ेगा। आपको लगता है इससे खालिस्तान तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ेगी? मेरे ख्याल से इसके बरक्स जो है खालिस्तान तहरीक जो है ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये कत्ल किए हैं कनाडा में या ये कत्ल किए हैं उन्होंने बरतानिया में या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इन्होंने एक और कार्रवाई भी की है जिसको कहते हैं सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत जो है उन्होंने ये कहा है कि तमाम अक़लियतें, बिलखसूस वो अक़लियतें या वो लोग जो हिंदुस्तानी नेशनलिटी रखते हैं और हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनकी नेशनलिटी को जो है ये मुअत्तल कर सकते हैं अगर ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये काम करेंगे तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है बढ़ेगा, और जब इनका इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर उन तमाम ममालिक में जहाँ हिंदुस्तानी नज़ात के लोग मौजूद हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएंगे उन मुल्कों के लिए, चाहे वो मशरक़ वस्ता में है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, चाहे वो जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नज़र आते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी नज़ात के लोग पाए जाएंगे उनकी जो शहरियत है और उनका जो मुस्तक़बिल है वो उसके साथ दाव पे लगा है। तो ये एक टेस्ट केस बनेगा ना सिर्फ सिख मूवमेंट के लिए बल्कि तमाम अक़लियतों के लिए जो इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर और बिलखसूस जो हिंदुस्तानी जो है बाकी ममालिक के अंदर मुकीम है। सही। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी दुनिया की तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से, इसमें TTP मुलविस है, इसमें दाइश मुलविस है। ऐसे फ़ोरम पे आवाज़ उठाना, दुनिया तो ख़ुद अफ़गानिस्तान को, वहाँ की हुकूमत को, तालिबान को रिकग्नाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा?
जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ बात? देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 20 साल अमेरिका, नेटो और तमाम ममालिक जो हैं इस खत्ते में आके एक बैनुल-अक़वामी जंग लड़ते रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कुछ तो ज़िम्मेदारी उनके पास है कि उस खत्ते को जो है इतना इस तरह ना छोड़ के जाएं। और ये एक बुनियादी शर्त थी इस खत्ते की भी, तमाम इलाकाई ताकतों की भी, और फिर जो अफ़गान तालिबान हैं उनके अंदर भी, उनके साथ भी जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि अफ़गान सरज़मीन आइंदा मुस्तक़बिल में ना तो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का सबब बनेगी और ना ही इलाकाई दहशतगर्दी का सबब बनेगी। और अगर बनती है तो फिर ज़ाहिर है फिर हिंदुस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी जिम्मेदारी उठाएगी इन तमाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं। और फिर इससे भी बढ़ के हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो 20 साल की जंग लड़ी, जो तकरीबन $3 ट्रिलियन की जंग थी, और इतने सारे जो हथियार वहाँ छोड़े गए, इतने एक तरह से आप कह सकते हैं इस खत्ते को जो है 10 साल पीछे या 20 साल पीछे जो है छोड़ के चलेगी दुनिया, तो उसकी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी जो है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 के तहत बहुत वाज़ेह है। तो ये इतना आसान नहीं है, और ना ही दोहा टॉक्स, ना ही कतर टॉक्स के साथ जो भी माहिदा तय पाया अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके अंदर भी ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि ये नामुमकिन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनका इम्पैक्ट भी होएगा, और अगर पाकिस्तान ये बात करता है तो ज़ाहिर है इसके ऊपर लोगों को सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान भी इस इक्वेशन से निकल जाता है तो ये खत्ते की जितनी भी बेयकीनी की सूरत हाल इसकी पाकिस्तान तक महदूद नहीं जाएगी, इसका खमियाजा सारी दुनिया को पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारियान साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।